बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और प्यारे नाजरीन, मैं हूं मलिक अरशद जी और सबलाइम बैठक में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर हम जो है जी तो आपकी मुलाकात पेशावर के मुमताज़ राइटर इब्राहिम जाज साहब से करवाएंगे, जिन्होंने तहकीक को अपना शेवा बनाया है और पेशावर की एक एक ईंट के हवाले से उन्होंने तहकीक की है और पेशावर के लोगों के हवाले से तहकीक की है, पेशावर की इमारतों के हवाले से तहकीक की है। जो भी हवाला पेशावर का बनता है या सूबा खैबर पख्तूनख्वा का बनता है, उसके हवाले से इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है कोशिश की और तहकीक करके उसको इकट्ठा किया और अपनी जेब से ख़र्चा करके लाखों के हिसाब से जो है तो इन्होंने मतलब यह है कि लाखों रुपए खर्च करके किताबें छापी हैं। आज इनकी बड़ी मेहरबानी है, इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है, तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया जी। अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे और हमेशा खुश रखे जी। शुक्रिया। आज हम नाज़रीन आपको मालूमात फराम करेंगे कि वो फ़नकार, वो अदाकार कि जिन्होंने यहाँ जन्म लिया पेशावर की मट्टी में और यहाँ से वो जो है इंडिया गए, हिंदुस्तान भर में, दुनिया भर में उन्होंने अपना नाम कमाया। तो वो फ़नकार, उनमें से दो तरह के फ़नकार थे। एक वो फ़नकार थे जो हिंदको ज़बान बोलते थे, दूसरे वो फ़नकार थे जो पश्तो ज़बान बोलते थे। तो सर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर हमें कुछ उन फ़नकारों के बारे में पहले बताएं जो हिंदको ज़बान बोलते थे, फिर उसके बाद जो है तो पश्तो ज़बान बोलने वाले फ़नकार जो हैं उनके हवाले से हमें बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावर की मिट्टी इतनी ज़रख़ेज़ है कि मैं जब 40-50 साल पहले जब काम करने बैठा और जब मैंने रिसर्च की और मुझे पता चला कि कितना रिच वो है ये इसमें फ़नकारों की, यानी देखा जाए तो ये नर्सरी भी है फ़नकारों की और फ़नकार यहीं पैदा हुए सबसे ज़्यादा तादाद में। और पूरे हिंदुस्तान में जो है कलकत्ता की फ़िल्म इंडस्ट्री, बम्बई की फ़िल्म इंडस्ट्री पे उन्होंने अपना राज किया। तो बड़ा हैरत भी होती है, खुशगवार और बहुत ताज्जुब भी होता है कि अल्लाह ताला ने इस मिट्टी में कितना टैलेंट रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो है तो पेशावर के थे आगा पीरजान जी। ये गंज एक इलाका है पेशावर का जी जी। वहाँ उसकी गली मुझे अभी भी याद है, जहाँ पे उनका घर था। मेरे कुछ अजीज़ वहाँ रहते थे जी। तो यहाँ से वो चूँकि वो थिएटर का ज़माना था, तो उनके वालिद का मतलब होता था गंज दरवाज़े के बाहर जी। तो जब वो थिएटर आती थी बम्बई से और कलकत्ता से थिएटर आते थे, तो वो यहाँ आकर जब अपने ड्रामे स्टेज करते तो वो अपने वालिद की उंगली पकड़ कर देखने जाया करते थिएटर। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं भी बड़ा होकर जो है तो बनूंगा, फ़नकार बनूंगा, आर्टिस्ट बनूंगा। सही। तो फिर इस तरीके से फिर उन्होंने जो है तो ये अपना शुरू में जो है तो थिएटर में काम किया। उसके बाद फिर वो फिल्म लाइन में आए, खामोश फिल्मों में काम किया उन्होंने, फिर उसके बाद बोलती फिल्मों में काम किया। और सबसे जो नुमायाँ बात है उनकी वो ये है कि एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे सोहराब मोदी इंडिया में। तो उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी, अच्छा सा नाम था उनका। तो उसमें उन्होंने इनका एक किरदार रखा था, इन्होंने वो किरदार अदा करना था। तो इत्तेफाक की बात ही ये ड्रामों में इतने मसरूफ़ थे। एक दिन का सुल्तान, अच्छा, एक दिन का सुल्तान फिल्म जब बन रही थी तो उसमें इनका किरदार था। तो ये इतने मसरूफ़ थे कि वो 6 महीने का टाइम दिया इन्होंने। अच्छा। अपने ड्रामों से फ़ारिग होने के बाद। अच्छा। और 6 महीने के बाद जब ये फ़ारिग हुए अपने ड्रामों की जो सीरीज़ थी उनसे, तो उसके बाद ये फिर गए बम्बई और जाकर उनको कहा कि मैं आ गया हूँ और आप मेरा वो शेरशाह सूरी का उन्होंने अच्छा वो किरदार अदा करना था। ठीक। तो हालांकि उस वक़्त उस ज़माने में सोहराब मोदी साहब जो थे उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो ज़ख्मी से, पट्टियाँ लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मौका गनीमत समझा और उन्होंने जो है तो कैमरा मैन लेकर वो गए और वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों पे शूटिंग की उन्होंने। तो इतनी ज़बरदस्त उनकी जो है तो फिर बाद में वो पाकिस्तान बनने के बाद कराची आ गए और कराची में फौज हुए। सही। उनकी एक बेटी थी चांदनी जी, वो स्टेज ड्रामों में भी काम करती थी। अच्छा। तो इस तरीके से वो चले, पैदा हुए पेशावर में और पेशावर से फिर वो फौज हुए कराची में। सही। ये तो पहले वो हैं अदाकार आगा पीरजान जी। अच्छा, उसके बाद और और बहुत से जो हैं तो दिलीप कुमार का बड़ा नाम आता है।
हाँ, तो वो तो खैर बहुत बाद में आएगा। अच्छा। हाँ जी, पहले और लोग हैं, पृथ्वीराज हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ किस्सा खानी में जी जी। डकी दलगरा जी जी। का इलाका है, डकी मुनव्वर शाह। जी जी। वहाँ उनके वालिद ने, उनके वालिद डीएसपी थे पेशावर के। अच्छा। बशीर शरनाथ कपूर। अच्छा। जी जी। तो उन्होंने वो हवेली बनाई थी, वो आज भी है वो हवेली। जी जी। अभी वर्ल्ड बैंक ने 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं उनकी हवेली के लिए, मरम्मत के लिए और उसके लिए तामीर के लिए, नए सिर से अब काम लगा हुआ है उसमें। अच्छा। 10 करोड़ उन्होंने मंजूर किए हैं दिलीप कुमार की, जी जी, यूसुफ खान की घर के लिए। अच्छा। और 10 करोड़ रुपए उन्होंने ये अपना इनकी हवेली के लिए। अच्छा। तो अब काम शुरू है, देखें अब कुछ अर्सा लगेगा। सही। तो यहाँ पे हुकूमत का इरादा ये है कि यहाँ पे हम म्यूज़ियम बनाएं और उनकी फ़िल्में और उनकी तस्वीरें और उनके और जो यादगारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ ला कर रखें, ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक वो रहनुमाई भी हो उनको, और उनको पता लगे कि यहाँ के लोगों का टैलेंट कितना शानदार था। सही। ये तो पृथ्वीराज हो गए, फिर इनकी नस्ल जो है तो हाँ, इसके अंदर इनकी नस्ल में फिर जो है तो सबसे बड़े राज कपूर हैं इनके बेटे। 3 बेटे थे, राज कपूर, शमी कपूर और शशि कपूर। जी जी। शशि कपूर से तो मैं मिल के आया हूँ, बम्बई में गया था। जी जी। अपना 2014 में जी डेलीगेशन लेके गए थे हम, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, लेकिन वो गरीब बहुत वो हो गए थे, ज़ईफ़ हो गए थे। अच्छा। फालिज के अटैक हुए थे उन पर। जी जी। बीवी मर गई थी उनकी पहले, उसके बाद उन्होंने बेतहाशा शराब पीना शुरू कर दी बीवी के गम में। अच्छा। तो वो फिर अपना बहुत मोटे हो गए थे। अच्छा। फिर वो आए क्या ना, पेशावर आए अपने घर देखने के लिए। जी जी। उन ज़माने में 1900 मेरे ख्याल में शायद 90 था या 88 के आखिर में। अच्छा। जिना फिल्म बन रही थी कराची में। अच्छा। तो उसमें राबी का किरदार था उनका। अच्छा। तो वो किरदार उन्होंने प्ले करना था, तो फिर हुकूमत से स्पेशल उन्होंने बोली परमिशन। अच्छा। और अपना घर देखने आए पेशावर वाला। अच्छा। यहाँ फिर जो है तो किस्सा खानी में मेरे दोस्त थे सईद अहमद जान से, किस्सा खानी बाज़ार की यूनियन के सदर से। जी जी। उन्होंने फिर इस्तकबालिया दिया उनको और उन्होंने कावा पिया वहाँ पे। अच्छा। उसकी कहने एक वीडियो भी मेरे पास पड़ी है, महफूज मैंने रखी हुई है उस पेशावर के दौरे की। जी जी। तो वो फिर उसके बाद फिर उनके भतीजे और राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर जी जी और ऋषि कपूर, ये भी फिर पेशावर आए हैं। सही। तो वो भी, उनकी भी एक तस्वीर मेरे पास है। सही। किस्सा खानी के बाज़ार के सदर ने उनके इस्तकबालिया दिया था। जी जी। और बड़ी मोहब्बत और प्यार से उन्होंने जो है तो अपने ख्यालात का इज़हार किया। सही। तो इस तरीके से और भी बड़ा ये हम आ गए इधर ना जी, मतलब है कि पहले हमने आगा पीरजान की बात की, पृथ्वीराज की बात हो गई, उनकी फैमिली जो है तो वो तो फिर उधर पैदा हुए ना। हाँ। और फिर उनके बाद हम आते हैं तो कौन सामने आता है? बड़ा अख्तर नवाज थे पेशावर के। अच्छा। पैदा हुए कोड़ा खटक में। अच्छा। और बचपन उनका गुजरा हमारे पेशावर के जंगी माला किस्सा खानी के पास एक वो है जंगी माला स्ट्रीट। जी जी। यहाँ उनकी खाला रहती थी, उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था, उनको अपना बेटा बनाया हुआ था। जी जी। तो यहाँ पे उन्होंने जो है तो अपना बचपन गुजारा। सही। और तालीम हासिल की प्राइमरी तक। फिर उसके बाद फिर वो अपना इस्लामिया कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर वो चले गए क्या अपना कलकत्ता चले गए। सही। कलकत्ता की फिल्मों में उन्होंने काम किया और बड़े खूबसूरत अदाकार थे, हिदायतकार भी थे, अदाकार भी थे। सही। तो बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है फिल्म इंडस्ट्री में। जी जी। तो बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई। जी। और उसमें मैंने उनकी बायोग्राफी लिखी है अपनी किताब पेशावर के फ़नकार में। अच्छा। इस तरीके से और भी बड़े काफ़ी नाम है। 71 तो मैंने मतलब है, वैसे मैंने 100 से ज़्यादा इकट्ठे किए थे। सही। पेशावर के फ़नकार। जी जी। लेकिन उनमें किसी की तारीख़ वफ़ात मुझे मालूम नहीं थी, किसी की तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं थी। सही। तो सारा फिर वो मैंने इकट्ठा करके तो 71 जो फ़नकार थे उनकी फिर मैंने वो बायोग्राफियाँ जो हैं, तो कुछ नए लोग हैं, मसलन फिरदौस जमाल हैं। जी जी। कबीर खान थे। जी जी। और अपना और जो है अनिल कपूर हैं जी पेशावर के, उनके वालिद पेशावर में पैदा हुए। ये अपना डकी नलबदी में। सही। उनका घर है, अभी नया बन गया है वो। अनिल कपूर का? अनिल कपूर के बाप का। अच्छा। सुरेंद्र कपूर नाम था। अच्छा। मैंने उनके वालिद की भी बायोग्राफी लिखी और अनिल कपूर की भी बायोग्राफी लिखी। अच्छा। उनके एक भाई बोनी कपूर जो हैं तो वो बहुत बड़े फिल्मसाज और डायरेक्टर हैं। जी जी। उन्होंने श्री देवी से शादी की थी। जी जी। तो इस तरह मतलब बड़ा
आदमी रात गुजर जाए लेकिन वो उनका तस्करा ख़त्म हाँ नहीं होता। और विनोद खन्ना भी कहते हैं यहीं जी, के विनोद रहने खन्ना तो उनका तो सबसे बड़ी कोठी सदर में पेशावर छावनी में अच्छा। सबसे बड़ी कोठी जो थी वो विनोद खन्ना के वालिद थे, मेहरचंद खन्ना, राय बहादुर मेहरचंद खन्ना। ठीक। वो 2 मरतबा वज़ीर रहे। अच्छा। पेशावर की जो सूबा सरहद की जो बनी थी जी जी। काबीना, डॉक्टर ख़ान साहब वज़ीर आला थे और वो 2 मरतबा वज़ीर रहे। तो अच्छा। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो ये गोद में थे। अच्छा। विनोद खन्ना अच्छा। माँ की गोद में थे, 1 साल के थे। ठीक। तो फिर ये माइग्रेट करके जो है तो ये वहाँ चले गए। इंडिया चले। गुरदासपुर में इनकी वो दादा की वो थी क्या अपना ये कपड़े की मिल। अच्छा अच्छा। तो ये वहाँ जाके फिर जो है तो इन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी किया और तालीम भी की। अब मैं जब गया था 2014 में तो फिर मैं खुद उनसे मिला और बचपन की यादें ताज़ा कराई उनको। अच्छा। तो बड़े खुश हुए, कहते मैं पेशावर आऊँगा, मुझे लाहौर देखने का बड़ा शौक़ है अच्छा। और पेशावर मैं आऊँगा। हमने उन्हें दावत दी थी पेशावर आने की। ठीक। फिर बाद में पता चला कि उनको कैंसर की बीमारी हो गई थी। जी जी, हो गई। तो उसी में वो अपना जाते थे जी। अमेरिका इलाज कराने और फिर आते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है तो दिन ब दिन कमज़ोर होते गए। ये सलमान खान की फिल्मों में अक्सर वो उनके फादर का किरदार करते थे। जी जी बिल्कुल। दबंग 1 और दबंग 2 जी जी। और फिल्मों में। तो इस तरीके से काफ़ी उनको मैंने कहा आपकी कोठी जो है तो अभी वहाँ पे आपका सेंटर बन गया है। अच्छा। और मार्केट बन गई है, लेकिन वो कोठी अभी भी उसी तरह है, इंटैक्ट है। जी। अच्छा, अब आते हैं दलीप कुमार की तरफ ना। जी जी। तो ये भी पेशावर के सपूत थे, इनको बोलने वाले थे। जी, यहीं पैदा हुए जी। ये 2 भाई थे, वैसे तो 6-7 भाई हैं। जी जी। 2 भाई जो फिल्म में आए, जी। एक का नाम नासिर खान था और इनका दलीप कुमार रखा गया। जी जी। क्योंकि ये बड़े घबराते थे, इनका नाम है यूसुफ खान। जी जी। तो ये कहते थे कि मेरा नाम अगर आएगा स्क्रीन पर तो मुझे जो है तो घर में छोड़ेंगे नहीं, मेरे वालिद साहब इतने सख्त गिर हैं। जी जी। क्योंकि इससे पहले जब फिल्म रिलीज़ हुई नासिर खान की, इन्होंने इकट्ठी अपना सफ़र शुरू किया फिल्मी। अच्छा। सफ़र जो था वो 1940 में शुरू किया। तो पहले नासिर खान की फ़िल्म रिलीज़ हुई मज़दूर, तो उनको उजरत मिली 5,000 रुपये। अच्छा। वो 5,000 रुपये लाकर उन्होंने अपने बाप के आगे रख दिया आगे। अच्छा, कि ये अच्छा। मैं फिल्मों में मैंने काम शुरू कर दिया है और ये मेरी जो है तो पहली कमाई है। अच्छा। तो वो बाप गुस्से में आ गए, सरवर खान के बेटे हो गए तुम फिल्मों में काम करोगे। उन्होंने वो सारे नोट जो है तो फाड़ दिए। अच्छा। और गली में फेंक दिए। 5,000 के नोट उस ज़माने में अंदाज़ा करें कि आजकल के हिसाब से कितने लाखों रुपए बन गए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बहरहाल वो उसको पता था, उनको लाला यूसुफ को पता था कि मेरे वाला खफा होंगे। तो फिर उन्होंने देवका रानी उनको जो लेकर आई थी। अच्छा। बॉम्बे टाकीज था एक बहुत बड़ा इदारा फिल्में बनाने का। अच्छा। उसकी मालिक थी वो। सही। तो वो ही लेकर आई इनको। जी जी। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम है तो अगर इस नाम से हुआ तो मैं तो फिर जिंदा नहीं बचूंगा अपने वालिद के क़ैद वज़फ़ से, तो आप मेरा नाम तब्दील करें। फिर 3 नाम उन्होंने दिए, एक नाम था वासुदेव, एक नाम था जहांगीर और एक नाम था दलीप कुमार। तो दलीप कुमार इनको पसंद आया तो इन्होंने फिर अपना नाम जो है तो दलीप कुमार रखा। सही। तो पहली ये फिल्म आई इनकी जवार बाठा, मेरे ख्याल में 1942 में आई। 1942 में आई वो। फिर उसके बाद 1943 में आई इनकी मिलन, एक फ़िल्म आई। अच्छा। वो भी फ्लॉप गई। फिर इसके बाद एक फ़िल्म आई थी प्रतिमा, वो भी फ्लॉप गई। फिर 1947 आ गया और वहाँ 1947 में फिर इनकी एक फ़िल्म आई थी जुगनू बनी थी, रिलीज़ हुई पार्टीशन के बाद। तो उसमें जो है तो ये हीरो आए नूरजहान के साथ। अच्छा। तो वो ऐसी सुपर हिट गई। अच्छा। वो फिल्म, वो गाना तो नहीं था यहाँ बदला वफा जी, वही गाना था। अच्छा, अच्छा। वो तो मोहम्मद रफ़ी साहब को भी ब्रेक मिला उसी अच्छा, फिल्म से। ठीक ठीक। और इन्होंने भी जो है तो इनकी जो बस उसके बाद तो फिर इनके पास दर्जन फिल्में, 6 फिल्में हर साल आती रही और ये काम करते गए। सही। तो ट्रेजेडी किंग का इनको लेबल, क्योंकि हर फिल्म में इनकी डेथ बताते थे, हर फिल्म में के आखिर में इनको अपना मरना पड़ता था। सही। तो इन पे एक छप्पा लग गया था ट्रेजेडी किंग का। जी जी। फिर वो इन्होंने वो तसर तोड़ा। आन फिल्म 1952 में आई थी, पहली हिंदुस्तान की पहली रंगीन फिल्म थी, टेक्निकल है। जी जी। तो उसमें इन्होंने फिर हल्का फुल्का किरदार किया था
मज़ाहिया भी था और हल्का फुल्का भी। तो वो भी इतनी सुपर हिट फिल्म, जी जी, उसने तो मैं कहता हूँ संगे मील। उसके बाद उन्होंने फिर मुड़ के पीछे नहीं देखा। हाँ, वो फिर उसके बाद तो फिर ऐसा उन्होंने फिर रूज तकरीबन 60 साल का उनका सारा वो है, और तकरीबन 60 ही फिल्में हैं। अच्छा, और उसमें उन्होंने जो है तो कई फिल्में रिलीज़ भी नहीं हुई उनकी। 60 साल का करियर है और 60 फिल्में। 60 फिल्में, लेकिन ऐसी सुपर हिट फिल्म है कि फिर बाद में उनके बाद जितने भी अदाकार आए हैं, अब उनमें जो है तो बहुत से अदाकार हैं। राजेंद्र कुमार है, उनकी काफ़ी करते थे। मनोज कुमार है, मनोज कुमार ने तो मुझे कहा, मेरी दोस्ती थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम है मनोज गोस्वामी। अच्छा, लेकिन चूँकि मुझे उनका नाम पसंद था तो मैंने अपना नाम मनोज कुमार रख लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यानी इतनी उनसे मुतासिर थे ना, बहुत मुतासर थे, और भी लोगों ने उनकी कापी की फिर। अच्छा सर, अभी आते हैं उनकी तरफ। ये एक बहुत खूबसूरत अदाकार थे इधर चमकनी के या पीर पियाई के रहने वाले ना। जी जी, वो कौन थे? गुल हमीद। गुल हमीद साहब, वो तो सबसे पहले अदाकार हैं खामोश फिल्मों के। अच्छा, सबसे पहले अदाकार हैं, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री का कहना है कि इन जैसा खूबसूरत अदाकार हिंदुस्तान की तारीख में आई कोई नहीं। अच्छा, गुल हमीद नाम था उनका। जी जी, पीर पियाई एक गांव है जीटी रोड पर, जी जी, 20-22 मील दूर है। ठीक है। तो वहाँ पैदा हुए, और नौशहरा के अपना गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने तालीम हासिल की। सही। कुछ अर्सा यहाँ पे इस्लामिया कॉलेज में भी पढ़ा। सही। फिर उसके बाद वो चूँकि सारा ख़ानदान पुलिस में था, अच्छा, तो पुलिस में वो भर्ती हो गए। अच्छा, और पुलिस में जो है तो मुलाजमत इख्तियार कर ली। तो इत्तेफाक की बात है, उस ज़माने में शायद 1930 की बात है। अच्छा, तो कांग्रेस का इजलास हो रहा था लाहौर में जी। तो चूँकि वो खुफिया पुलिस में थे, अच्छा, तो उनकी ड्यूटी लगी कि जाकर आप उनकी जो है तो वो निगरानी भी करें और रिपोर्टिंग हमें दें, रिपोर्ट। ठीक। तो ये फिर लाहौर चले गए। अच्छा। अब वहाँ पे इत्तेफाक की बात है कि दोस्तों के साथ एक दिन चले गए फिल्म देखने, सिनेमा देखने। अच्छा। खामोश फिल्में चलती थी उस ज़माने में 1930 में। तो वहाँ जो फिल्म देख रहे थे, उसका जो डायरेक्टर था वो भी था AR कारदार, एक बहुत बड़ा नाम है, लाहौर के थे। सही। तो उन्होंने जब इनको देखा तो बड़ी उनकी कहना कदावरी पर और उनकी कहना पर्सनालिटी पर बड़े हैरान हुए। जाकर उनके करीब जाकर कहने लगे कि आपको तो फिल्मी दुनिया में होना चाहिए। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हैं? तो उनकी बात बड़ी पसंद आ गई उनको। उन्होंने जाकर जो है तो अपना इस्तीफ़ा लिख कर दिया पुलिस डिपार्टमेंट को। अच्छा, और फिल्मी दुनिया में आ गए। ज़बरदस्त जी। पुलिस डिपार्टमेंट में उनकी तनख्वाह 60 रुपये माहवार थी। अच्छा, और इसमें यूनाइटेड प्लेयर कॉरपोरेशन में उनकी तनख्वाह लगी 40 रुपये माहवार। अच्छा, कम हो गई। लेकिन ये कि वो शौक़ था उनका, ठीक, क्योंकि पैदाइशी एक होता है ना इंसान का, इनबिल्ट होता तो है। फिर उन्होंने वो खामोश फिल्मों 6-7 फिल्मों में काम किया, खामोश फिल्मों में। अच्छा, उसके बाद फिर वो कलकत्ता चले गए। सही। कारदार साहब भी कलकत्ता चले गए थे। वहाँ फिर सही। उन्होंने बोलती फिल्मों में तकरीबन 6-7 बोलती फिल्मों में काम किया। सही। और ऐसा काम किया कि उनकी ज़िंदगी में कोई और हीरो आ ही नहीं सका। अच्छा, इतनी यानी उनकी पर्सनालिटी और इतना उनका वो था कि वो और कोई अलग उस वक्त लोग कपूर भी थे पेशावर के, जी जी, पृथ्वीराज भी थे पेशावर के, और अदाकार भी थे। लेकिन ये कि आखिर तक हीरो ही आते रहे। अच्छा, जितनी फिल्में बनी। फिर वो फोत हो गए जल्दी। जी, फिर वो उनकी फिल्म बन रही थी सुनहरा संसार, अच्छा, आखिरी फिल्म थी उनकी ज़िंदगी की। तो उसमें जो है तो वो अपना बीमार हो गए। अच्छा, उनको गिल्टियाँ निकल आई गले में। अच्छा, आजकल उसको कैंसर कहते जी हैं। जी जी, बिल्कुल तो उस ज़माने में चूँकि इलाज नहीं था, सही। तो एक जर्मन डॉक्टर थे वहाँ, वो कंपनी का जो मालिक थे वो इलाज कराते रहे, डॉक्टर डेमन, ठीक, जर्मन डॉक्टर थे। लेकिन उन्हें आराम नहीं आया, तो फिर वो आखिर में जो है तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के, वो आखिरी फिल्म थी उनकी सुनहरा संसार। सही। वो 1900 मेरे ख्याल में 37 में रिलीज़ हुई। अच्छा, वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुकम्मल की और पेशावर आ गए अपने गांव। तो यहाँ आकर जो है तो वो अपनी माँ की गोद में सर रख के रोते रहते थे। और एक दिन गए लेडी अस्पताल, वहाँ डॉक्टर को बताया, उन्होंने सर्जन अंग्रेज सर्जन था। जी जी, तो उसने कहा आपका ऑपरेशन होगा गले का। तो इन्होंने पूछा कि आपने पहले किसी का ऑपरेशन किया है इस बीमारी में? तो उसने कहा नहीं, ये पहला ऑपरेशन होगा। तो फिर उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया और आ गए वापस। और फिर एक दिन रात को जो है 11 बजे
वो फौत हो गए खाली के 1937 में। अच्छा। रात के 11 बजे उनकी बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी है उनकी, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया कि फिल्म इंडस्ट्री सारी उनकी जो है तो एहसानमंद है। कितने साल की एज में फौत हुए? 40 साल जिंदगी ना उनकी सारी एज बनती थी को मेरे ख्याल में 27 साल या 28 साल बनती थी। अच्छा, इतने यंग थे उनकी डेथ हो गई। उसमें 5 फिल्मों में भी काम किया और उसमें उन्होंने बोलती फिल्मों में भी काम किया और बड़ा शानदार दौर गुजारा। शादी भी की उन्होंने वहाँ। अच्छा। हालांकि उनकी वालदा ने उनकी मंगनी की हुई थी। अच्छा। अपना गाँव में। अच्छा। लेकिन वहाँ चूँकि एक अदाकारा थी पेशेंस कूपर। अच्छा। वो उन्होंने शर्त ये रखी कि मैं तब शादी करूँगा तुमसे कि तुम मुसलमान हो जाओ। अच्छा। वो फिर वो इस्लाम उसने कबूल किया और साबरा बेगम नाम रखा उसका। अच्छा। और फिर उसने निकाह किया तो बमुश्किल 1 साल भी नहीं चला वो निकाह। अच्छा। शादी। अच्छा। क्योंकि ये फिर वो बीमार हो गए तो फिर ये आ गए वापस। ठीक। वो वहीं रही और ये यहाँ आ गए वापस। एंग्लोनियन थी। अच्छा। और बड़ी खूबसूरत अदाकारा थी। ठीक ठीक। तो इस तरीके से जो है तो काफ़ी लोगों के जो है तो मिसालें आप दे सकते हैं। शाहरुख खान की जो फैमिली है वो हाँ, शाहरुख खान के वालिद साहब पेशावर से माइग्रेट करके दिल्ली गए थे जी, क्योंकि ये बाप दादा से कांग्रेस में थे और जब पाकिस्तान बना तो इनको तंग करते थे आकर। इनके चचा थे गुलाम मोहम्मद गामा कहते थे उनका। जी जी जी। तो ये फिर उस ज़माने में सब लोग जो है तो माइग्रेट करके आ रहे थे, पेशावर आ रहे थे, पाकिस्तान आ रहे थे। और ये वाहिद दो थे, दो मतलब एक समदानी बर्फ़ वाले का बेटा था, वो वहाँ पे वज़ीर फिर लगा। अच्छा। और एक ये ताज मोहम्मद इनका नाम था, शाहरुख के वालिद का। सही। तो ये दो वाहिद आदमी थे जो पेशावर से माइग्रेट करके हिंदुस्तान गए। अच्छा। वहाँ फिर ये वहाँ ठहरे नेहरू के घर में। अच्छा। तो उन्होंने तालीम और तरबियत की, वो बहुत बड़े पॉलिटिक्स बन गए और ये जो हैं तो बैरिस्टर बने। और फिर भी इनकी शादी भी वहीं पे हुई बेंगलुरु में किसी खातून से और भी ये शाहरुख खान पैदा हुए। अच्छा, हमारे और अब ये जो हमारे फिरदौस जमाल साहब हैं और बहुत सारे इधर से पेशावर से गए, उन्होंने नाम कमाया, तो इनके हवाले से ज़रा कोई? हाँ, बहुत। फिरदौस जमाल साहब जो हैं तो इनके वालिद साहब, इनके चचा जो हैं मेरे बड़े जिगरी दोस्त हैं, मुशर्रफ खान आर्टिस्ट हैं। और इनके वालिद साहब थे, वो भी बड़े कहना ड्रामों के शौकीन थे। मेरी मुलाकातें हुई हैं उनसे काफ़ी। तो यहाँ पे जो है तो पहले रेडियो में से शुरू किया उन्होंने, फिर उसके बाद जो है तो आते रहे इसमें टीवी के ड्रामों में। टीवी नया नया बना था तो ये ड्रामों में आते रहे, वहाँ काम करते रहे। उसके बाद फिर ये लाहौर शिफ्ट हो गए। तो लाहौर शिफ्ट होने के बाद फिर इसके इनके जोर मतलब है पंद्रह पर आए और इन्होंने बड़े यादगार ड्रामों में काम किया। अच्छा, ख़याम सरहदी भी ये जी ख़याम सरहदी से ताल्लुक़ था? जी जी बिल्कुल। उनका जो वालिद थे जी ज़िया सरहदी, वो पेशावर के थे, मला सेठियान के रहने वाले थे। तो ये पैदा हुए बम्बई में। अच्छा। ख़याम सरहदी। तो उनको उर्दू नहीं आती थी। कमाल ये है कि उनका बचपन सारा गुजरा बम्बई में और फिर बम्बई से वो चले गए कहना वहाँ पे कहना अपना स्पेन। अच्छा। कि एक ड्रामेटिक वो थी कॉलेज, वहाँ उन्होंने तालीम की। तो उनको रोमन में लिख कर देते थे डायलॉग। अच्छा। रोमन ज़बान में लिख कर देते थे तो वो फिर याद करते थे। अच्छा। लेकिन क्या कमाल की डिलीवरी थी, डायलॉग डिलीवरी उनकी। आदमी हैरान होता है। पंजाबी में भी काम किया उन्होंने, पंजाबी ड्रामों में और उर्दू ड्रामों में भी काम किया। तो वो ख़वातीन में कोई ऐसी नहीं थी अदाकारा जो यहाँ से? ख़वातीन में सबसे पहली जो थी वो ज़ेबा निसा थी। अच्छा। पेशावर की जो है थी, बड़ी खूबसूरत अदाकारा थी, मेरे पास तस्वीरें हैं उनकी। जी जी। तो ये जो गई वहाँ बम्बई, तो वहाँ इन्होंने जाकर अपना पहले खामोश फिल्मों में काम किया, फिर उसके बाद बोलती फिल्मों में आई। फिर पार्टीशन के बाद भी उनकी 1-2 फिल्में आई। ऐलान आई थी एक फ़िल्म, उसमें काम किया उन्होंने। फिर वो राम और श्याम एक फ़िल्म आई थी, सही, उसमें भी उन्होंने वो काम किया। इस तरीके से और भी कहना थी। अभी एक वो जब मैं किताब लिख चुका तो मुझे पता लगा कि पेशावर की यह खातून है जिसका नाम है अचला सचदेव।
तो फिर वो मैंने फिर आखिर में फिर वो मैं शामिल की किताब में। वो बुढ़ापे में आई फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा। रेडियो में तो काम करती रही थी। वो भी यहाँ करीमपुरा बाज़ार की रहने वाली थी और यहीं उन्होंने तालीम हासिल की। मैंने उनकी बायोग्राफ़ी लिखी है अपनी किताब में। तो वो जो है तो मतलब ज़्यादा उम्र के जो किरदार थी वो करती थी। अच्छा। आखिर में फिर वो आखिरी जो उनका जो फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जी जी जी, उसमें वो काजोल की दादी बनती है। अच्छा जी। अच्छा, ये वो है बूढ़े खातून जी। अच्छा होती है। अच्छा, उसके अलावा ये भी जो है तो इन लोगों का ये अफगानिस्तान से माइग्रेट करके आए हैं। अच्छा। इनके वालिद जो थे अफगानिस्तान के रहने वाले थे। जी जी। सलीम खान। तो ये वहाँ से माइग्रेट करके आए। तो फिर पहले इन्होंने फिल्मों की कहानियाँ लिखते थे। जी जी। जावेद अख्तर और इनकी जोड़ी बड़ी मशहूर हुई थी। जी जी। सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी। इनकी जो फिल्में थी, ये अमिताभ की जितनी सुपरहिट फिल्में हैं सबकी कहानियाँ इन्होंने लिखी। सही। फिर उसके बाद जो है तो ये इनका बेटा सलमान खान, बेटे सलमान खान और अरबाज खान और ठीक ठीक अपना एक और भाई है, तो ये फिल्मों में आए। अच्छा, मतलब इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से? ये अफगानिस्तान में जी। अच्छा, मधुबाला पैदा हुए हैं मुंबई में। अच्छा, लेकिन अफगानिस्तान से माइग्रेट करके इनके बाप दादा आए हुए थे। क्योंकि ये बड़ा मुंबई जो था एक ऐसा जगह थी जो अन्नदाता कहते थे उस ज़माने में। हब था एक, इतना बहुत बड़ा। अच्छा। तो और फिर दूसरा ये कि तिजारत भी होती थी, सब बहरी जहाज़ आते थे सामान लेकर समुंदर के रास्ते। तो पहले वो मुंबई में उतरता था, फिर उसके बाद जो है तो पेशावर आता था। अच्छा। तो जो सेंट्रल एशिया से और जो आते थे अपना ऊँटों पर खच्चरों पे जो आता था सामान, वो पहले पेशावर में उतरता था, फिर पेशावर से जो है तो हिंदुस्तान जाता था। सही, ये फ़र्क था जी। अच्छा, ये मधुबाला के बारे में कहते हैं कि इसका ताल्लुक मधुबाला जो है तो ये इनके वालिद साहब थे अताउल्लाह खान। ये बहुत ज़्यादा, मैं चूँकि स्वाबी जाता रहा हूँ और मेरे जाने का मकसद ये होता था कि मैं किसी तरीके से करूँ, अच्छा। मालूमात करूँ कि ये इनका ख़ानदान कौन है, कहाँ होता है क्या। लेकिन वो चूँकि वो पठान में तो लेडीज़ के बारे में इतना वो जुबान नहीं खोलते, तो किसी ने भी ये सही बात नहीं की। तो फिर बड़ी मुश्किलों से मुझे मालूम हुआ, एक इस्लामिया कॉलेज के वो हैं अपना प्रोफेसर शम्सुल अमीन, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे 30 साल पहले एक साहब मिले थे। तो उस वक्त भी काफ़ी वो एजेड थे, 70-80 साल के थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये कालू खान में पैदा हुए। अच्छा। इनके फादर जो थे मधुबाला के, ये कालू खान एक गांव है स्वाबी में, वहाँ पैदा हुए। फिर बाद में वहाँ से माइग्रेट करके शाह मंसूर एक गांव है, जी जी, वहाँ आ गए। अच्छा। तो वहाँ फिर ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अच्छा। वो शख्स जिसने जो रावी है वो कहता है हम मिट्टी के बर्तन बनाते, और मिट्टी के बर्तन बना के फिर वो उनको गधों पे लाद के रावलपिंडी जाते थे पैदल। अच्छा। तो फिर वहाँ जाके फ़रोख्त करते और फिर वो रकम जो है तो लेकर आते। तो इस तरीके से फिर वो कुछ अर्से बाद फिर वो पेशावर आ गए। पेशावर आके इंपीरियल टोबैको कंपनी होती थी एक पेशावर छावनी में, एक इदारा होता था, वहाँ पे नौकर हुए बतौर चपरासी या चौकीदार। वहाँ जो है तो वो अपना काम करते रहे। फिर उसके बाद पार्टीशन से पहले ही वो चले गए दिल्ली जाकर वो उन्होंने पुशवानी का पेशा अख्तियार किया। अच्छा। तो वहीं पे उनकी शादी हुई। अच्छा। किसी मतलब पठान खातून से। तो फिर उसमें 5 या 6 बहनें थी, ये पैदा हुई। अच्छा। बेटा नहीं था उनका। अच्छा। नरीना औलाद नहीं थी। ठीक ठीक। तो सारी ये बहनें जो थी तो ये पैदा हुई। सही। तो उसमें मधुबाला का नंबर शायद 4थे नंबर पर या 3रे नंबर पर था। सही। तो इसकी पहले ये दिल्ली में रहे, फिर दिल्ली से ये माइग्रेट करके चले आए बम्बई। जी जी। तो फिर बम्बई में जो है तो इसकी तालीम और तरबियत हुई मधुबाला की। सही। तो उसके बाद फिर जो है तो पहले बचपन में काम किया इसने, बचपन में फिल्मों में काम किया। बसंत एक फ़िल्म आई थी उसमें काम किया, और फिल्मों में, चंद फिल्मों में। उसके बाद फिर ये पार्टीशन के फ़ौरन बाद जो है इसकी जमाने की फिल्में आई। लेकिन उसकी एक फ़िल्म माल आई थी 1948 में। वो इतनी सुपर वो क्लास फिल्म थी, इतनी
उसमें जो उसको शोहरत मिली तो फिर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा सही जी। मतलब वाला ने। तो इब्राहिम जिया साहब, आपने तो मैं समझता हूँ कि सारे मतलब दरिया को कूजे में बंद कर दिया, और अभी भी आपकी जो किताब है जो पेशावर के फ़नकार या सरहद के फ़नकार या पेशावर के पेशावर के फ़नकार, नाज़रीन, ये सारे जो है ना जी, सारे वाक़यात और सारे फ़नकार जिनका ताल्लुक़ इस मट्टी से था और जाके दुनिया भर में उन्होंने मकाम पैदा किया, चाहे उनकी ज़बान जो है पश्तो थी या हिंदको थी या और कोई ज़बान थी, मगर उन्होंने जाके इस मट्टी को जो है तो इसका नाम रोशन किया। ऐसी नशिस्तें इंशाअल्लाह मज़ीद भी करेंगे, और हम सर के शुक्रगुज़ार हैं। सर, आप जो हैं तो हमें वक्त देते हैं, और बड़ी मोहब्बत आपकी कि आपने इतनी तहकीक की और कौम के लिए इतना ज़्यादा जो है जो ज़ख़ीरा जो है मालूमात का इकट्ठा किया। तो हम दुआओं के गुलदस्ते पेश करते हैं आपको, और नाज़रीन जो है इंशाअल्लाह वो भी फ़ीडबैक देंगे, और इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात करेंगे फिर किसी और टॉपिक पे। माशाल्लाह आपके पास तो बहुत ज़्यादा जो है तफसीलात हैं, तो नाज़रीन के लिए हम फिर मज़ीद जो है तो तफसीलात करें। आपका सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप सबलाइम बैटिंग देखते रहते हैं जी, और हमें फ़ीडबैक देते हैं। मज़ीद भी हम इंतज़ार करेंगे कि आपका फ़ीडबैक आए जी। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।